हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके एग्जांपल्स। हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हमने सबसे पहले देखा कि अगर किसी स्प्रिंग से हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। उसी स्प्रिंग को अगर हमने वर्टिकल रखा, ब्लॉक कनेक्ट किया, तो टाइम पीरियड सेम ही होगा, दैट इज टी इक्वल टू 2π√m/k। हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 होगा। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। और लास्ट में, अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो उसमें हमने एक स्पेशल केस देखा था। अगर एक ब्लॉक को हमने दो स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और दोनों स्प्रिंग जो है वो अलग अलग कनेक्ट किए ना, अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करेगा। और हमने जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल किया था, लास्ट वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। हमने देखा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। जितना लंबा, जितना बड़ा नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना छोटा होगा। ठीक है। हमने देखा था कि अगर स्प्रिंग को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में या तीन पार्ट में कट करते हैं, हाउ यू विल फाइंड दी स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारी चीज हम देख चुके हैं। पर आज जो हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम बहुत सारा काइनेमेटिक्स यूज करने वाले हैं। हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, हम एनर्जी की बात करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दो ब्लॉक रख रहे हैं। एक ब्लॉक जिसका मास है m1 और दूसरा ब्लॉक जिसका मास है m2। ओके। और इनको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और यहां पर अगर हमने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, दोनों को कंप्रेस किया या एक्सटेंड किया और छोड़ दिया, तो ये SHM परफॉर्म करेंगे। आज हम इसी सिस्टम की बात करने वाले हैं। इसमें हम कैसे काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, जरा ध्यान से आपको देखना। मान लेते हैं कि ये जो पहला ब्लॉक m1 है और दूसरा ब्लॉक m2 है, इसको हमने x1 डिस्प्लेसमेंट दिया और इसको हमने x2 डिस्प्लेसमेंट दिया। ओके। और अगर हम सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो हमको पता है the shifting of change in position of center of mass is equal to m1 into x1, that is the shifting of center of mass of first plus shifting of center of mass second। तो प्लस तो होगा पर उसका डायरेक्शन -x2 होगा। x1 के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2। ठीक है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं। पर अगर हमने उसको कंप्रेस किया है ना, अभी वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, वहां पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहां से इसको अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जहां मास ज्यादा वहां डिस्प्लेसमेंट कम, जहां मास कम वहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। ओके। अगर हमने कंप्रेस किया, ठीक है, कंप्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जो m1 है अगर उसका मास ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, m2 का मास अगर कम है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास रिमेन ऑन द सेम पोजीशन। ओके। तो यहां पर शिफ्टिंग ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0 छोड़ दिया। ठीक है। अब छोड़ने के बाद में भी जब वो SHM करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वहां पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर समझा। ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले ब्लॉक पर फोर्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि टोटल कंप्रेशन, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का मास m1 और उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर, that is the acceleration, mass into acceleration m1 a1
इज इक्वल टू माइनस k इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज x1 प्लस x2, टोटल कंप्रेशन और एक्सटेंशन। वही कॉन्सेप्ट हम खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 बना। ओके, अब अगर हम सेकंड ब्लॉक के लिए लिखते हैं, ये हमने लिखा फॉर फर्स्ट ब्लॉक, अब हम सेम इक्वेशन सेकंड ब्लॉक के लिए लिखते हैं, तो मिलेगा m2 इंटू उसका एक्सेलरेशन a2, सो d स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन माइनस k इंटू x1 प्लस x2। ओके, दैट इज द टोटल एक्सटेंशन, और इसको हम x1 प्लस x2 को x0 भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सटेंशन। ओके, अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x1 ही है और x2 सेकंड साइड हमें नहीं चाहिए, तो ये जो हमने यहाँ पर डेरिवेशन देखा था, हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर जो देखा था, ये वाला जो इक्वेशन देखा था, वहां से x2 का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो x2 इज इक्वल टू m1 x1 डिवाइडेड बाय m2, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो पूरा एक्सप्रेशन 1 1 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर m1 and it will become acceleration of first a1 is equal to minus k into x1 plus m1 x1 divided by m2। ओके, अब x1 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन a1 is equal to minus k m2 प्लस, है ना, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m2, यहां से आया और m1 इधर से आया। ओके, एंड x1 इज द कॉमन, सो इट इज SHM equation for first block. Same as it is, we can write the second block, and the omega square now will be equal to k by mu. What is this mu? That is the reduced mass m1 m2 divided by m1 plus m2। हमने देखा था reduced mass का कॉन्सेप्ट। अगर हम सी फ्रेम की बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेशन हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वही स्टेशनरी है, ठीक है, वो स्टेशनरी, वो रुका हुआ है, तो इसलिए हम रिड्यूस मास की बात करेंगे। म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आया तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट म्यू बाई के। एंड व्हाट इज दिस म्यू? म्यू इज रिड्यूस मास, इट इज द रिड्यूस मास, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस मास, इट इज द रिड्यूस मास। ये क्या है? रिड्यूस मास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आया हम यहाँ लिख लेते हैं, टाइम पीरियड आया दैट इज 2 पाई रूट m1 m2 डिवाइडेड बाय k इंटू m1 प्लस m2। ओके, तो ये हमको मिला टाइम पीरियड, और सेम एज इट इज आप सेकंड के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हमने पूरा काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, सेंटर ऑफ मास, सी फ्रेम की हमने बात की, और रिड्यूस मास डिराइव भी कर लिया, ठीक है। तो आप जब टू पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सी फ्रेम की बात करेंगे, और मास की जगह रिड्यूस मास हम यूज कर लेंगे, दैट्स इट, वेरी इजीली वी कैन फाइंड। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है, वो कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। हमने ये समझा कि अगर हमने एक स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक को रखा, एक का मास m1 स्प्रिंग से कनेक्ट किया, दूसरे का मास m2, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखा, m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चलेगा। यहाँ पर हमने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट देखा, दैट इज m1 m2, आप इनको स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमने यहाँ पर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट देखा, आप रिड्यूस मास यूज कर सकते हैं जब सी फ्रेम की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड हमने देखा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट म्यू बाई के। ओके, दोनों ब्लॉक का सेम ही होगा, हमने एक के लिए डिराइव किया था, सेकंड के लिए भी डिराइव करेंगे, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट आपके पास में आएगा, टाइम पीरियड वही आएगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा।
ओके अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम एम्पलीट्यूड की बात भी कर सकते हैं। हम एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m1a1 इज इक्वल टू m2a2। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर एम्पलीट्यूड, हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम हमने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। और अगर टोटल जो कंप्रेशन है वो x नॉट है तो आप लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू x नॉट, दैट इज द टोटल कंप्रेशन और एक्सटेंशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें कि पहला 1/2, पहला अगर हम सिस्टम पहले ब्लॉक की बात, तो ये हमने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से देख लिया कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू x नॉट, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर a1 a2 का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर a2 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो a1 एज इट इज, a2 का वैल्यू होगा m1 इंटू a1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू x नॉट। तो a1 का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा a1 इज इक्वल टू m2 इंटू x नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। सो a1 की जब बात करेंगे तो ऊपर आएगा m2 और a2 की बात करेंगे तो ऊपर आएगा m1 x नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो आप एम्पलीट्यूड कितना कितना होगा वो भी बता सकते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना कितना होगा वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम था, ये जो कॉन्सेप्ट था बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने दो पार्टिकल वाले सिस्टम की बात की, वो कैसे ऑसिलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्रिटिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और वो आप सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आगे क्लियर होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करना आप मत भूलिएगा, हम वहाँ पर उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।